नमस्कार, न्यूज वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे गोरखपुर की खबर के साथ, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज खाद कारखाने का निरीक्षण किया है। मुख्यमंत्री योगी आज गोरखपुर के दौरे पर हैं और गोरखपुर में उन्होंने खाद कारखाने का निरीक्षण किया और उनके साथ इस दौरान केंद्रीय मंत्री सदानंद गौड़ा भी मौजूद रहे। 30 जून से पहले खाद कारखाने में उत्पादन शुरू हो जाएगा, यह दावा मुख्यमंत्री की ओर से किया गया है। 30 जून से पहले कारखाने में उत्पादन शुरू होगा। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जुलाई महीने में इस कारखाने का उद्घाटन करेंगे। लगभग 8,000 करोड़ की लागत से इसका निर्माण हो रहा। 26 साल से यह बंद था। जिस वक्त मुख्यमंत्री वहां पहुंचे थे, वो पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे और उस दौरान उन्होंने ये तमाम बातें कही है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि किसानों और युवाओं के उत्थान में यह महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। कोविड का दौर चल रहा है और कोविड के दौर में राज्य सरकार ने बेहतरीन काम किया है, यह मुख्यमंत्री की ओर से कहा गया है। जनपद गोरखपुर में इतना बड़ा निवेश एक बड़ी उपलब्धि है, यानी यहां जो निवेश हुआ है उससे मुख्यमंत्री ने एक बड़ी उपलब्धि बताया है। यहां पर एक फर्टिलाइजर कारखाना लगभग 8,000 करोड़ रुपए की लागत से तो एक प्लांट यहां पर स्थापित हो रहा है। अनुमान करिए जी, इतना बड़ा प्लांट लगना, इतना बड़ा निवेश, एक तो ये गोरखपुर में एक ज्वाइंट वेंचर के माध्यम से यहां पर स्थापित होने जा रहा है। लेकिन यह एक उपलब्धि है। 1990 में जो कारखाना बंद हो गया था, जिसकी कोई उम्मीद नहीं थी, प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण 2016 में उसका शिलान्यास होता है और उसके बाद इस पे कार्य 18-17 के बाद इसमें कार्य प्रारंभ हुआ। मैंने राज्य सरकार की ओर से पूरा आश्वासन दिया है कि राज्य सरकार के स्तर पर जिस भी प्रकार के सहयोग की आवश्यकता होगी, राज्य सरकार पहले दिन से, जब से मार्च 2017 में हम लोग आए हैं, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार आई है, हम लोगों ने पहले दिन से ही स्थानीय प्रशासन से भी और शासन स्तर पर भी इस बात को तय किया है कि कहीं भी किसी भी केंद्र से जुड़ी हुई योजना जो प्रदेश के विकास के लिए, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए महत्वपूर्ण है, उसमें किसी भी प्रकार की कोई बाधा नहीं आनी चाहिए और उसी सकारात्मक भाव के साथ सरकार कार्य कर रही है। चिलवाताल को वाटर बॉडी के रूप में यहां की प्लांट के साथ साथ यहां पे जो टाउनशिप बनेगी उसमें शुद्ध पेयजल की आपूर्ति, और हम लोग ये भी देखेंगे कि अब हर घर नल की योजना प्रारंभ हो रही है। जल जीवन मिशन में जो बहुत बड़ा कार्य हुआ है, जिसमें प्रदेश के अंदर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में हर घर तक शुद्ध पेयजल की आपूर्ति होनी है। इस हर घर नल की योजना के लिए हमारे पास सरफेस वाटर की इतनी बड़ी आपूर्ति है। हम लोग इस बात का सर्वे करेंगे इस बार गर्मियों में कि फर्टिलाइजर प्लांट को और यहाँ की टाउनशिप को जितनी पानी की आवश्यकता पड़ेगी, चिलवाताल से उतनी पानी की आपूर्ति हम लोग उनको देंगे। अगर सरप्लस पानी होगा तो हम उसका उपयोग सिटी के अंदर भी पेयजल के लिए उपयोग कराएंगे, क्योंकि सिटी के अंदर भी हमें शुद्ध पेयजल की आपूर्ति यहाँ के लोगों को मिलना चाहिए, ये हमारा संकल्प है। मैं इस बात उत्तर प्रदेश में बजट सत्र आज खत्म हो गया। यूपी विधानसभा और विधान परिषद में बजट के प्रस्तावों को पास कराने के बाद अब आगे की कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। वहीं विपक्ष ने सरकार पर जमकर हमला बोला और कहा कि इतनी जल्दी सत्र खत्म करना लोकतंत्र की हत्या है। यूपी बजट सत्र की शुरुआत 18 फरवरी से हुई, जो कि काफी हंगामेदार रही। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अभिभाषण में नारेबाजी के साथ सपा, बसपा और कांग्रेस ने वॉकआउट तक किया और जिस तरह से शुरुआत हुई उसी तरह बजट सत्र की समाप्ति भी हुई। विधानसभा और विधान परिषद की आज की कार्यवाही जब शुरू हुई तो सदन में काफी हंगामा हुआ। यूपी सरकार ने आज विभागीय बजट पास करा लिए, जिसके बाद विपक्ष को इस बात का इल्म था कि आज बजट सत्र का आखिरी दिन हो सकता है और इसी दौरान विभागीय बजट आज पास कराने पर नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी ने अपनी नाराजगी जताई और उन्होंने कहा कि सदन को कम दिन चलाना लोकतंत्र की हत्या है।
सदन को कम से कम 10 मार्च तक चलाया जाए, जो शेड्यूल पहले जारी किया गया था। अध्यक्ष जी, फिर इसमें भी खोट लगता है हमको, क्योंकि विधायी समारोह तो अब होता है, इसके बाद सदन नहीं बैठेगा। हम लोग कि ये था कि शायद लेखानुदान बीच में कोई सदन बुलाया जाएगा, अब भगवान मालिक है। वहीं दूसरी ओर बसपा और कांग्रेस ने भी जमकर हंगामा काटा और बजट सत्र समय अवधि से पहले समाप्त करने का विरोध किया और सरकार के इस कदम को अलोकतांत्रिक करार दे दिया। विपक्ष ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सदन में सरकार को मुद्दों से भागना नहीं चाहिए। सरकार का ये कदम पूरी तरह से असंवैधानिक है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लोकतंत्र की संविधान की धज्जियां उड़ाई हैं। और तो और सदन में विपक्ष ने जमकर हंगामा तो काटा ही, लेकिन विपक्ष की ओर से सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की गई और सपा और बसपा ने सदन से वॉकआउट तक कर दिया। बता दें कि आज विधानसभा में प्रश्नकाल भी नहीं हुआ। हालांकि इस पर वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने अपना पक्ष भी रखा, लेकिन सरकार के 10 मार्च की जगह 4 मार्च को बजट सत्र को खत्म करने को लेकर सवाल उठना तो लाजमी है। लेकिन यूपी में पंचायत चुनावों को लेकर भी तैयारियां जोरों पर हैं। अब ऐसे में हाईकोर्ट से फटकार खाने के बाद यूपी सरकार कोई कोताही नहीं बरतना चाहेगी। बहरहाल सरकार विपक्ष के सवालों के घेरे में है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। प्रयागराज दौरे पर आज राज्यपाल आनंदीबेन पटेल थी, जहां पर उन्होंने राजश्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शिरकत की है। राज्यपाल ने दीक्षांत समारोह को इस दौरान संबोधित किया। राज्य की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल आज प्रयागराज के दौरे पर थी, जहां पर राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में उन्होंने शिरकत की और इस दौरान छात्र छात्राओं को राज्यपाल ने संबोधित किया। इसके अलावा राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित भी किया है। 5 स्वर्ण पदक मेधावी छात्रों को सम्मानित किया गया, जबकि 14 स्वर्ण पदक मेधावी छात्राओं को दिया गया। कृषि कानूनों के विरोध में महापंचायत को संबोधित करने बुलंदशहर पहुंचे राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयंत चौधरी ने केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। बीजेपी समर्थकों पर तंज कसते हुए जयंत चौधरी ने कहा कि कुछ लोगों को बताओ कि ट्रेन का किराया दोगुना हो गया है तो बोलते हैं ठीक ही है, ट्रेन में भीड़ कम होगी। पेट्रोल महंगा हो गया, वो भी अच्छा है क्योंकि लोग साइकिल चलाएंगे और पैदल चलेंगे। गैस महंगी होगी तो लोग कम इस्तेमाल करेंगे। ऐसे लोगों पर चुटकी लेते हुए जयंत ने कहा कि कुछ लोगों के पास हर बात का एक अलग ही तर्क है और वो तर्क है कि मोदी जी ने किया है कि किया होगा। लगातार चलेंगी। 20 तारीख तक मैंने अपने कार्यक्रम ट्विटर पे जारी किए हैं और इसमें मुख्य बात यह है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से अलग भी अंबेडकर नगर में 20 तारीख को प्रयागराज में ये किसान पंचायतों का आयोजन हो रहा है, जो ये दिखाता है कि कोई सीमित मुद्दा नहीं है, सिर्फ एक क्षेत्र तक सीमित नहीं। सर, वेस्ट यूपी में जो महापंचायतें हो रही हैं उसमें सर्व समाज के लोग, जो जाट और मुस्लिम की जोड़ी बिछड़ गई थी, वो खासतौर में मजबूत हुई है। बातों को नकारता हूँ, कोई एक जाति का विषय नहीं है। सब जो किसानी से जुड़े हुए लोग आ रहे हैं, वो हिंदू भी है, मुस्लिम भी है। नहीं। वहीं मुजफ्फरनगर में एसएसपी का जीरो ड्रग्स अभियान की शुरुआत की गई है। बड़ी खबर है मुजफ्फरनगर से, जहां पर एसएसपी ने जीरो ड्रग्स अभियान की शुरुआत की। मुजफ्फरनगर पुलिस का दिल्ली की एक फैक्ट्री पर एक्शन के साथ इसकी शुरुआत की है। मेरठ के बाद दिल्ली में भी अब मुजफ्फरनगर की पुलिस ने कार्रवाई की है। एक माफिया की निशानदेही पर पुलिस ने यह कार्रवाई की है। पुलिस ने उपकरण बनाने वाली फैक्ट्री को सीज किया है। इस फैक्ट्री से उत्तर प्रदेश और हरियाणा के साथ कई राज्यों में उपकरण सप्लाई किए जाते थे। नोएडा के सेक्टर 21A स्थित नोएडा स्टेडियम में नोएडा पुलिस की ओर से मिशन शक्ति के अंतर्गत 4 दिवसीय आत्मरक्षा प्रशिक्षण कोर्स का आयोजन किया गया। इस दौरान बालिकाओं को बुरे समय से निपटने के लिए सेल्फ डिफेंस सिखाया गया। मिशन शक्ति के अंतर्गत 4 दिवसीय कैप्सूल आत्मरक्षा प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। छेड़छाड़ की घटनाओं को रोकने के लिए अपनी आत्मरक्षा में प्रयोग आने वाले स्टेप्स लड़कियों को सिखाए गए।
प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा मिशन शक्ति की शुरुआत की गई थी अक्टूबर में। उसी के अंतर्गत चूँकि अगले हफ्ते अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी है, उसी के उपलक्ष्य में 4 दिवस का एक सेल्फ डिफेंस कैप्सूल कोर्स यहाँ गौतम बुद्ध नगर पुलिस के द्वारा शुरू किया गया है, जिसमें 4 दिन तक बालिकाओं को सेल्फ डिफेंस की टेक्टिक्स सिखाई जाएंगी और जिससे कि वो पब्लिक स्पेस में काफ़ी कॉन्फिडेंट फील कर सके। और हो सकता है इनमें से कुछ बालिकाओं को इस एक्टिविटी में इंटरेस्ट आ जाए तो वो इसे आगे परस्यू भी करें, और इसके बाद हम और भी कई स्थानों पर ऐसा कैप्सूल कोर्स। नोएडा के सेक्टर 156 में देश के सबसे बड़े रोबोटिक कंपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का उद्घाटन किया गया। रोबोट मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री का उद्घाटन नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत और नोएडा अथॉरिटी के सीईओ रितु महेश्वरी ने किया। इस दौरान नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने कहा कि यह बेहद खास मौका है क्योंकि यह भारत की सबसे बड़ी रोबोटिक फैक्ट्री है। यह मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री आत्मनिर्भर भारत और मेकिंग इंडिया को प्रमोट करती है। संगम नगरी में अब कचरे से डीजल बनेगा। यमुना के किनारे बसवार डस्ट प्लांट पर डीजल बनाने के उपकरण का आज उद्घाटन मेयर अभिलाषा गुप्ता नंदी ने किया। शहर भर का कूड़ा इसी बसवार प्लांट पर फेंका जाता था, जिसे रिसाइकल करने का काम हरी भरी संस्था कर रही है और शहर से प्रदूषण मुक्त कर शहर को डीजल भी उपलब्ध करवाएगी। इस डीजल से निगम की गाड़ियों को चलाया जाएगा। कहीं ना कहीं स्वच्छ सर्वेक्षण में हम आगे बढ़ेंगे, इससे एक कदम और आगे बढ़ेंगे। उसके लिए भी हम सब आपके हैं कि आपने इतनी बढ़िया सोच लेकर एक कदम आगे बढ़ाया प्रयागराज को। और साथ साथ मेरा हरी भरी से बहुत पुराना 2012 से हम आए तो 2015-16 से शुरुआत किया और उस बार हम लोग टॉप मूवर्स में आए थे। तो मुझे लगता है आज आपकी ये नई शुरुआत से हम स्वच्छ सर्वेक्षण में एक नए पायदान में आएंगे। और कहीं ना कहीं जो पॉलीथीन है हमारे शहर को ब्लॉक करता है, हमारी नालियों को, नालों को, और हर जगह गंदगी फैलाता है। हमारे जानवर खाते हैं पॉलीथीन तो उससे वो भी बीमार पड़ते हैं। दुधारू पशु की जो बीमारियां हैं वो हमारे घर तक पहुंचने का काम करती है। तो उससे एक ये नया जो प्रोजेक्ट लाए हैं आप, डीजल बनाने का, कोल बनाने का और गैस बनाने का, और कंटिन्यू उसी गैस से चलने का है, तो उसमें उतने खर्चे नहीं आएंगे जितना हमें फायदा होने वाला है। तो बहुत अच्छा काम है। गाजियाबाद के लोनी में बड़ी संख्या में अवैध कॉलोनियां बसाई जा रही हैं। दिल्ली से सटे इस इलाके में यूं तो पहले से ही हजारों की संख्या में अवैध कॉलोनियां बसाई जा चुकी हैं। खेती योग्य जमीन में कॉलोनाइजर अवैध कॉलोनियां बसा रहे हैं। यहां पर कॉलोनाइजर बगैर गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की अनुमति के इन कॉलोनियों को बसा रहे हैं। वहीं बात करें सुविधाओं के नाम पर कॉलोनी वासियों को गुमराह किया जा रहा है। इन कॉलोनियों में बिजली के नाम पर खंभे तो है लेकिन तार नहीं है। इन कॉलोनियों में जमीन खरीदने वाले भोले भाले लोगों को ये कॉलोनाइजर 3 से 4 साल की किस्त पर प्लॉट बेचते जाते हैं। वहीं देहात क्षेत्र में इन कॉलोनियों के बस जाने से लगातार आपराधिक घटनाएं भी बढ़ रही हैं। ये तो साल भर होने को आ रही लॉकडाउन से। लॉकडाउन में आपने यहाँ पर मकान लिया, कैसा आप महसूस कर रहे हैं? आपने मेहनत का, पसीने का पैसा लगाया होगा। वैसे तो लाइट पानी नहीं है भाई, इसी की दिक्कत है। सड़क, हाँ सड़क बन जाए और अच्छा हो जाए। साधन संसाधन शहर आने जाने के, बड़ी बात छोटे बच्चों का इमरजेंसी कहीं कोई बीमार हो जाए तो क्या आपके पास? इमरजेंसी का नहीं है यहाँ, कुछ नहीं है बस। बच्चों के लिए नहीं। फिर कहाँ पढ़ाएंगे आप अपने बच्चों को? बच्चों को वैसा खुलते जा रहे हैं स्कूल, वहीं बैठाएंगे। पर आसपास में है स्कूल कोई? ये बनतला गाँव में सामने। हम सोच रहे हैं यहाँ आसपास को हो जाए कहीं तो छोटे। है वाराणसी से बड़ी खबर है जहां पर जमीन को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि एक पक्ष ने निर्माणाधीन मकान की दीवार गिरा दी। इसके बाद स्थानीय पुलिस को घटना की जानकारी दी गई। वाराणसी के चोलापुर थाना क्षेत्र के नियार डी का यह मामला है जहां पर दो पक्षों के बीच जमीन का विवाद था और एक पक्ष ने निर्माणाधीन मकान की दीवार गिरा दी और उसकी तस्वीरें आप ये देख रहे हैं। हालांकि इस पूरे प्रकरण की जानकारी स्थानीय थाने को दे दी गई है। वहीं झांसी के एक मकान में सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया जिसकी वजह से सिलेंडर में आग लग गई।
बड़ी खबर है झांसी से, जहां पर एक मकान में सिलेंडर में ब्लास्ट होता है। उसके बाद पहले सिलेंडर में आग लगती है और देखते देखते आग ने विकराल रूप अख्तियार कर लिया और पूरे घर को अपनी चपेट में ले लिया। हालांकि राहत की बात यह थी कि किसी तरीके से लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। आसपास के लोगों ने फायर ब्रिगेड को सूचित किया। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया, लेकिन उससे पहले उस इलाके में धमाके होते रहे। वहीं बाराबंकी में रविदास जयंती मनाने को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए। इसमें भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष समेत करीब 6 लोग घायल हुए हैं। बाराबंकी से खबर है, जहां पर रविदास जयंती मनाने को लेकर दो पक्ष भिड़ गए और इस भिड़ंत में भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष समेत 6 लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों को इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। उनका इलाज चल रहा है। बाराबंकी के फतेहपुर थाना क्षेत्र के नेहरवल गांव का यह मामला है। कुछ लड़के थे जैसे नई थे और पासी अहिर, ये लोग आग जला रहे पैरा वगैरह, तो बाबा साहब किनारे वाले लग रहे थे, तो वो अब सब वो निकाल ही ली थी। तो इंद्र बहादुर जो लड़का है उसका गला वाला दबाया गया है, तो वो बोला कि देख रहा हूँ, देखो गाली की तरफ नहीं जाओ, तो उसको खींच के ले गए, गला वाला दबाया, तो वो गला पकड़ के आया। तो जब महफिल में लोग देखे तो पूछने लगे, तो ऐसे हाथ बोल पाया ना, ऐसे हाथ उठा के उधर उधर ऐसे किया। जब उधर जाने लगे कुछ लोग, तो जो गए उसको मारते उधर ज़्यादा लोग थे। अगली खबर कानपुर से है, जहां पर प्रथम विश्व युद्ध में उपयोग हुई राइफल से बिकरू कांड को अंजाम दिया गया था। यानी कि आज से तकरीबन 100 साल पुराने राइफल से बिकरू कांड को अंजाम दिया गया था। विकास दुबे के भांजे की राइफल को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। गन हाउस संचालक ने ऑटोमेटिक फंक्शन को निष्क्रिय नहीं किया था। ऑटोमेटिक फंक्शन को बगैर निष्क्रिय किए ही इस राइफल को बेचा गया था। एसटीएफ ने गन हाउस संचालक पर कार्रवाई करने के लिए जो रिपोर्ट है वो आगे भेज दी है। इस तरीके की जो गन होती है वो लाइसेंसधारी को ही भेजा जा सकता है। स्प्रिंगफील्ड राइफल मामले की अब जांच हो रही है, ये स्थानीय डीआईजी उनका बयान है। वेपन्स हमारे यहाँ एक इंसिडेंट हुआ था, जो बिकरू का इंसिडेंट हुआ था थाना चौबेपुर में, जिसमें हमारे कुछ पुलिसकर्मी घायल भी हुए थे और कुछ पुलिसकर्मी शहीद भी हुए थे। उसमें उस समय संज्ञान में आया था कि सेमी ऑटोमेटिक वेपन इस्तेमाल किया गया था और हमारे जो पुलिस के वेपन भी जो उनके द्वारा छीने गए थे उनको भी इस्तेमाल किया गया था। उसी क्रम में एसटीएफ की टीम ने जो सेमी ऑटोमेटिक वेपन है, उसके अलावा एक कार्बाइन है, डीबीबीएल है और कुछ अभियुक्तों को भी गिरफ्तार किया, जिन्होंने उस घटना के बाद उन वेपन्स को जगह जगह बेचने का संज्ञान में आया है। जो वेपन सेमी ऑटोमेटिक है उसका जो रूल्स है हमारे आर्म्स एक्ट के अंतर्गत, जो आर्म्स रूल हैं, उसके हिसाब से कुछ मॉड्यूलेशंस करने के बाद ही वो इन जनरल पब्लिक में। वहीं हरदोई में बीएसए का दफ्तर अखाड़े में तब्दील हो गया। दो शिक्षकों के बीच हरदोई में जमकर लात घूंसे चले हैं। तो बड़ी खबर है हरदोई से, जहां पर बीएसए का जो दफ्तर है वो अखाड़ा बन गया। दो शिक्षकों के बीच जमकर लात घूंसे चले। बताया जा रहा है कि बीएसए जो हेमंत राव हैं उनकी कार्यशैली भी सवालों के घेरे में है, क्योंकि उनकी कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इसी दफ्तर में जो एसडीआई हैं उनके साथ भी हाथापाई को अंजाम दिया गया था। वहीं बंगाल चुनाव को लेकर बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक दिल्ली में हुई, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बीजेपी मुख्यालय पहुंचे हैं। नितिन गडकरी, बाबुल सुप्रियो जो बंगाल से ही आते हैं, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और शिवराज सिंह चौहान बीजेपी कार्य समिति की बैठक में मौजूद हैं। शुभेंदु अधिकारी समेत कई जो बीजेपी के नेता हैं वो बीजेपी मुख्यालय पहुंचे। एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी मुख्यालय की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। बंगाल में चुनाव का ऐलान हो चुका है और अब बीजेपी की कोशिश है कि पहली बार बंगाल की सत्ता में काबिज होना है और उसी को लेकर दिल्ली में यह बैठक चल रही है। और संभवतः आज जो पहले चरण के जो टिकट हैं
उनको लेकर माथापच्ची की जाएगी। बीजेपी के जो कार्य समिति के सदस्य हैं वो इस बैठक में मौजूद हैं। बंगाल बीजेपी के भी कई बड़े नेता इसमें मौजूद हैं। सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री बाबुल सुप्रियो इस बैठक में मौजूद हैं। इसके अलावा कई सारे नेता जो बड़े नाम है पश्चिम बंगाल के, जिन्होंने तृणमूल कांग्रेस का दामन छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है, उन्हें भी इस बैठक में बुलाया गया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।